तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विश्लेषण में उतरते हैं। आज हम जॉन एफ वॉलवॉर्ड के उस शानदार लेख पर नजर डालने वाले हैं जो उत्पत्ति यानी जेनेसिस के 9वें अध्याय पर आधारित है। इसमें नूह की कुछ बहुत ही संक्षिप्त लेकिन अर्थ से भरी भविष्यवाणियों की बात की गई है। मतलब जरा सोचिए, प्राचीन साहित्य में सिर्फ कुछ ही पंक्तियों में आने वाली पीढ़ियों का पूरा नक्शा कैसे खींच दिया जाता था। स्रोत सामग्री के आधार पर हम देखेंगे कि कैसे महज एक घटना ने पूरे के पूरे वंश के भविष्य की दिशा ही बदल दी। खैर, आज के इस सफर के लिए हमारा रास्ता कुछ ऐसा दिखने वाला है। हम शुरुआत करेंगे प्रेरक घटना से, फिर कुछ प्रमुख परिभाषाओं को समझेंगे। उसके बाद कैनान के श्राप और शेम और यपेत की बात करेंगे, और अंत में देखेंगे कि इतिहास में ये चीजें कैसे पूरी हुईं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस मुख्य घटना की, यानी सम्मान की कमी। उत्पत्ति 9 के पद 20 से 24 के अनुसार ये पूरी कहानी एक खास घटना से शुरू होती है। हाम, जो नूह का बेटा था, उसने अपने पिता का अपमान किया, और यही अनादर वो सीधा उत्प्रेरक बना जिसने आगे की सारी घटनाओं को जन्म दिया। ये कोई रोजमर्रा का पारिवारिक झगड़ा नहीं था। पाठ के अनुसार ये एक ऐसा कृत्य था जिसने सीधे तौर पर एक बहुत ही शक्तिशाली और दूरगामी भविष्यवाणी को न्योता दे दिया। आगे बढ़ने से पहले चलिए कुछ प्रमुख चेहरों और उनकी परिभाषाओं को झटपट समझ लेते हैं। सबसे पहले आते हैं हाम। वॉलवॉर्ड का लेख एक बहुत ही दिलचस्प बात की ओर इशारा करता है। हाम को केवल नूह का पुत्र नहीं कहा गया है, बल्कि सटीक रूप से कनान का पिता बताया गया है। ये पहचान बहुत अहम है। क्यों? क्योंकि आने वाली भविष्यवाणी को समझने की असली चाबी यही है। ये हमें साफ साफ बताता है कि गलती भले ही हाम की थी, लेकिन पाठ का पूरा ध्यान अब उसके वंश की तरफ मुड़ने वाला है। दूसरे नंबर पे है शेम। स्रोत के मुताबिक शेम वो भाई है जिसे एक बहुत ही खास और प्रमुख आध्यात्मिक आशीर्वाद मिलता है। नूह की घोषणाओं में शेम के परमेश्वर की सीधे तौर पर स्तुति की गई है। मतलब ये स्पष्ट रूप से शेम की वंशावली के लिए एक विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक भूमिका तय कर देता है। और फिर है यापेत। परिभाषा के हिसाब से यापेत वो पुत्र है जिसके लिए भविष्यवाणी में क्षेत्रीय विस्तार की बात की गई है। साथ ही ये भी बताया गया है कि वो शेम के तंबुओं में रहेगा। ये चीज इन दोनों भाइयों के बीच भविष्य के एक बहुत ही अनोखे रिश्ते का संकेत देती है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, कनान का श्राप। अब यहाँ जो बात वास्तव में चौंकाने वाली है वो ये है कि श्राप सीधे हाम को नहीं मिला, बल्कि उसके बेटे कनान को दिया गया। शब्द बिल्कुल स्पष्ट है, कनान शापित हो। ये उसे अपने भाइयों के बीच सबसे निचले स्तर की दासता यानी दासों का दास होने की निंदा करता है। जरा सोचिए, ये कितनी कठोर घोषणा है जो आने वाली पूरी पीढ़ियों के सामाजिक और भू राजनीतिक ढांचे की नींव रख देती है। वहीं दूसरी तरफ शेम और येपेत के लिए कुछ बहुत अलग ही घोषणाएं हुईं। इन घोषणाओं को जरा ध्यान से समझिए। यहाँ सिर्फ शेम और येपेत के लिए आशीर्वाद और विस्तार का वादा नहीं है, बल्कि कनान की दास्ता को बार बार दोहराया गया है। ये साफ तौर पर कनान को शेम और येपेत दोनों के अधीन कर देता है। वॉलवॉर्ड का विश्लेषण इस बात पर बहुत जोर देता है कि कैसे ये छोटा सा पाठ इन तीनों वंशों के बीच सत्ता और अधीनता का एक बहुत ही सटीक भविष्य बुनकर तैयार कर देता है। तो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम निचोड़ ये है कि इस भविष्यवाणी से एक बिल्कुल स्पष्ट पदानुक्रम या कहें तो एक स्पष्ट हायरार्की उभरकर सामने आती है। केनान बन जाता है दासों का दास, शेम को धन्य कहा गया है और वो कनान का स्वामी बन जाता है, और यापेत को मिलता है एक विस्तारित क्षेत्र। वो शेम के तंबुओं में रहता है और वो भी कनान का स्वामी बन जाता है। ये जटिल सी दिखने वाली प्राचीन घोषणा एकदम डिकोड हो जाती है और हमें बताती है कि इन ऐतिहासिक हस्तियों के बीच शक्ति का संतुलन आखिर कैसे स्थापित किया गया था। और अब बात करते हैं हमारी आखिरी कड़ी की, ऐतिहासिक पूर्ति। वॉलवॉर्ड का विश्लेषण बड़ी स्पष्टता से ये बताता है कि उत्पत्ति अध्याय 9 की वो भविष्यवाणियां अध्याय 10 के ऐतिहासिक रिकॉर्ड में बिल्कुल सटीक तरीके से पूरी हुईं। अध्याय 10 को अक्सर राष्ट्रों की तालिका या टेबल ऑफ नेशंस भी कहा जाता है। इसमें विस्तार से बताया गया है कि कैसे ये तीनों वंश भौगोलिक और राजनीतिक रूप से उसी तरह फैले जैसा अध्याय 9 में नूह ने भविष्यवाणी की थी। स्रोत हमारे सामने कारण और प्रभाव का एक बहुत ही सीधा और अकाट्य संबंध रखता है।
तो अंत में एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, ये जो चंद शब्दों की प्राचीन भविष्यवाणियां हैं, ये उत्पत्ति 10 में दर्ज पैतृक इतिहास को लेकर हमारी अकादमिक समझ को कैसे आकार देती हैं? एक घटना, कुछ वाक्य और सदियों का इतिहास तय हो गया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे प्राचीन साहित्य भू राजनीतिक सीमाओं और सामाजिक संरचनाओं को समझाने की कोशिश करता है। ये महज एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि इतिहास को देखने और समझने का एक पूरा का पूरा नजरिया है। इस विषय की गहराइयों में और भी कई दिलचस्प ऐतिहासिक रहस्य छुपे हुए हैं। खैर, आज का ये सफ़र यहीं पूरा होता है, इस उम्मीद के साथ कि ये विचार और सवाल आगे भी गूंजते रहेंगे।